Hello learners, this is Divya. Welcome back to the channel. This is my first accountancy video for session 2022-2023. के पास क्लास 12th के लिए 3 बुक्स हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट बुक पार्टनरशिप से रिलेटेड है, सेकंड कंपनी से एंड थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और आज हम लोग थर्ड बुक CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए वीडियो लेकर आया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और अगर आप इस चैनल पे आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इफ जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है या जो भी आपके व्यूज़ हैं, आप उसे कमेंट करके शेयर ज़रूर कीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने चैप्टर, अपने टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है आज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, जैसे कि आपको नाम समझ में आ रहा है, कैश का मतलब आपकी करंट एसेट्स की बात हो रही है। यहाँ पे फ्लो का मतलब क्या होता है, आना और जाना, फ्लो की बात हो रही है। और स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पर आप कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को स्टडी करोगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। अब हम ये इंडिविजुअली चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे को ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो कैश जो होता है ना, हर एक बिजनेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। आप जब बिजनेस शुरू करते हो आपको तब कैश की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको बिजनेस में एक्सपेंशन चाहिए, आपको फिर से कैश की रिक्वायरमेंट होगी। आपको कोई पेमेंट्स करना है, आपको कैश चाहिए। आपके पास अगर आपने क्रेडिट पे सेल कर दिया और टाइमली कैश रिकवर नहीं करा तो भी आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको हर एक स्टेटमेंट में कैश का पोजीशन का पता होना तो हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को देखते हुए और अपने बिजनेस की कैश फ्लो, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी पोजीशन को जानने के लिए हमने एज AS3 के अकॉर्डिंग रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना सीखेंगे। ओके, तो कैश फ्लो का सिंपल मतलब क्या हुआ, जहां पर आप ये स्टडी कर रहे हो कि आपके पास पैसा आएगा कहां से और आपके पास से पैसा जाएगा कहां पे। देखो, आपने पैसा आ तो गया, बट अगर उस कैश को आपने प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं करा, सही जगह पर नहीं लगाया, तो वहां पे भी क्या हो सकता है, आपके बिजनेस के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर आपको पता है आपके पास फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी है और उसके लिए आपने कैश को प्रिपेयर करके नहीं रखा, आज ये नहीं सोचा कि भाई मेरे पास कैश है या नहीं है, अवेलेबिलिटी को नहीं देखा, तो भी आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाओगे। तो इन सारी चीज़ों को आप बैलेंस कर सको, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं एज पर AS3 रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ओके, और इसमें अब हम देखते हैं, देखो कैश फ्लो का मीनिंग क्या हो गया, स्टेटमेंट। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। सिंपल, एक ऐसी स्टेटमेंट जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को रिप्रेजेंट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, देखो इनफ्लो का मतलब क्या हुआ, आपने बैंक लोन लिया, क्या लिया, बैंक लोन लिया, तो आपके पास पैसा आ गया, दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश। आपने मशीनरी खरीदी और पेमेंट कर दी कैश में, दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। आपके पास अलग अलग चीज़ों से पैसा आता है, अलग अलग चीज़ों पे पैसा जाता है। आपने सैलरी पे करी, आपका हो गया आउटफ्लो। ठीक है, आपको डिविडेंड रिसीव हुआ किसी कंपनी का, आपके लिए क्या हो गया, इनफ्लो। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को जब भी हम पढ़ते हैं तो दैट इज कैश फ्लो। ओके, जब भी हम कैश फ्लो पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे ना हमने कैश फ्लो को पढ़ने के लिए इसे 3 कैटेगरीज समझ लो, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 3 एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम कैश फ्लो को स्टडी करते हैं। कितनी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे? 3 एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम कैश फ्लो को स्टडी करते हैं। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नंबर 3 फिनेंसिंग एक्टिविटी। आज हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। इंडिविजुअली हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम इन तीनों एक्टिविटीज़ को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे पास सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है। देखो, मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है और मैं स्टेशनरी का सामान बेचती हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो भी मेरे पास स्टेशनरी से रिलेटेड इनकम आएगी, एक्सपेंसेस होंगे या जो भी एक्टिविटी रिलेट करेगी, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग का मतलब होता है मेन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, मतलब मेन एक्टिविटी जिसके लिए आपका बिजनेस सेटअप
किया गया है, जो काम करते हो, आपका की ऑब्जेक्टिव बिजनेस को जो रिप्रेजेंट, जैसे मेरा काम क्या है, स्टेशनरी का काम करती हूँ मैं, तो उस केस में जो भी कुछ रिलेट करेगा ना स्टेशनरी से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलेंगे। सेकेंड हमारे पास आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो मैंने ना यहाँ पे स्टेशनरी का काम करके बहुत ह्यूज अमाउंट कमा लिया, तो वो पैसा मैंने क्या किया, एक लैंड खरीदने पे लगाया। अब लैंड क्या हो गई, मेरी उस स्टेशनरी के बिजनेस की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब मैं इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी कर सकती हूँ। देखो इन्वेस्टमेंट नॉर्मल लोग भी करते हैं, इंडिविजुअल और बिजनेसेस भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जहां से आपको रिटर्न्स आने लगे। अगर मैंने लैंड खरीदी तो हो सकता है कल मैं स्टेशनरी के लिए कुछ उसी पे अपना ऑफिस बना लूँ, या फिर मैं उस लैंड को किसी और पर्पस के लिए यूज कर लूँ। तो लैंड मेरी क्या हो गई, वहां पर इन्वेस्टमेंट, मैंने क्या किया, पैसा लगाया इनकम को जनरेट करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल हमने शेयर्स खरीद लिए सो दैट मेरे को रिटर्न्स मिलेंगी उससे, और हम क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जो भी होती है वो सबके सब क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड आता है, अब देखो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के लिए पैसे चाहिए होता है। तो वो जो पैसे कहाँ से आएंगे, सोर्सेज ऑफ फंड को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सोर्सेज ऑफ फंड्स को क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। हमारे पास तीन एक्टिविटी हो गई, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। हम इस चैप्टर में इन तीनों को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, इन तीनों से कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है और किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है उसको प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं इंडिविजुअली। आफ्टर मीनिंग, और अभी आपको पता लग गया है कि कैश फ्लो में हमारे पास तीन एक्टिविटीज आने वाली है। कौन कौन सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब फटाफट से देख लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड लिमिटेशंस क्या है। देखो ध्यान से, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो कैश फ्लो को प्रिपेयर करके हमारे को क्या पता चलता है कि आपके पास कितनी सोर्सेज हैं पैसा आने की, सोर्सेज ऑफ रिसिप्ट्स। ओके अब भी देखो हम इंडिविजुअली बीइंग ए स्टूडेंट, तुम लोग भी सोचते होगे ना, यहाँ से मेरे को इनकम जनरेट हो सकती है, यहाँ पर मैं पैसे खर्च करूँगा और करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप देखते हो ना, फिर नेट बैलेंस चेक करते हो, यार पहले तो मेरे पास इतना बैलेंस था, अभी मेरे पास इतना बैलेंस बच रहा है, पहले मेरी सेविंग्स 10,000 की थी, अभी मेरी सेविंग्स सिर्फ 8,000 की बची है या 12,000 की हो गई है। तो हम इस चीज़ को एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी एग्जामिन करता है, और बिजनेस को एग्जामिन करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे को यहाँ पे क्या पता लग जाता है, सोर्सेज ऑफ फंड्स। पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, जिससे आपको पता लग जाए आपके पास सोर्सेज ऑफ रिसिप्ट्स क्या क्या है। सेकेंड चीज़ आपको पता लग जाए आप इन पैसों को एप्लीकेशन का करने वाले हो, आपके पेमेंट्स की कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप अपने पैसों को लगाने वाले हो, एक तरीके से पेमेंट्स करने वाले हो, इन्वेस्ट करने वाले हो। ओके और थर्ड यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नेट चेंज कितने का हुआ। हम प्रीवियस वाली बैलेंस शीट से और प्रीवियस वाली स्टेटमेंट से करंट वाली स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं, और जब हम प्रीवियस और करंट को डिफरेंस निकालते हैं तो या तो इंक्रीज आ जाता है नेट या डिक्रीज। तो तीन ही ऑब्जेक्टिव है आपके पास, आप चेक करो रिसिप्ट्स, सेकेंडली आप चेक करो पेमेंट्स, आपकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो रही है, फंड्स कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, एंड लास्ट आपके पास है नेट चेंज कितने का आ रहा है। इट मे बी इंक्रीज और इट मे बी डिक्रीज, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा क्या बेनिफिट मिलेगा। तो नंबर 1 फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास 3 एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग मतलब मेन जो आपका बिजनेस है, कोर बिजनेस एक्टिविटी। सेकंड आपके पास आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने अपना पैसा कहाँ कहाँ पे लगा रखा है, एसेट्स में लगा रखा है, लैंड खरीदा है, शेयर्स में लगा रखा है, जहां से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स आने वाली है। तीसरा आपके पास आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आपने कहाँ कहाँ से फंड रेस किया है अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। लाइक आपने बैंक लोन लिया है, आपने शेयर से पैसे लिए, आपने डिबेंचर्स इशू करे, आपने पैसे कहाँ से रेस करें। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या हो जाता है हमारे पास, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटी में कितना फ्लो हो रहा है, कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो।
आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, आपकी बैलेंस शीट आपको पोजीशन बताती है, बट कौन सी एक्टिविटी से आपके पास पैसा आ रहा है ये आपको कौन बनाता है, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी, ये इनफ्लो की भी बात हो रही है, आउटफ्लो, कौन सी एक्टिविटी से कितना फ्लो हो रहा है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है, और वो हमें कौन बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फैसिलिटेट्स प्लानिंग, आपको प्लान बनाने में हेल्प करता है। देखो बिजनेस प्लान्स जो भी बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं कैश से रिलेटेड होता है। आपने कोई प्लान बनाया अपनी सेल्स को बढ़ाने का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आपने प्लान तो बना लिया, बट अगर यही नहीं देखा आपके पास अवेलेबल फंड्स कितना है या फिर आपके पास सोर्सेज ऑफ फंड्स कितना है, तो आप उस प्लान को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। सो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर फाइनेंशियल प्लान्स, इसके लिए नीड होता है आप फाइनेंशियल प्रॉपरली साथ ही के साथ स्टडी करो अपने कैश फ्लोज की, और वो आपको कहाँ से स्टडी किया जा सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी एक वो पोजीशन होती है जो आपको बता रही होती है कि आप अपने डेट्स को किस एक्सटेंट तक पे करने की कैपेसिटी रखते हो। सॉल्वेंट वो बंदा होता है, वो बिजनेस होता है जो अपने डेट्स को पे ऑफ करने की कैपेसिटी रखता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताती है कि आपके पास कितना फंड्स है, आपके पास सोर्सेज ऑफ रिसिप्ट्स क्या है, आपको कहाँ कहाँ पे पेमेंट करनी है। तो ये आपकी लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इवैल्यूएट मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट के डिसीजन को इवैल्यूएट कराने में भी आपकी मदद करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे शेयर होल्डर्स को, हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, हमारे इन्वेस्टर्स को हमारी स्टेट के बारे में बता रहा होता है कि देखो इस बिजनेस के पास इतना पैसा है, ये अगर इतना पैसा है तो इतना डिविडेंड डिक्लेयर करेगा या करेगी। इसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन ले पाता है, किसके बेसिस पे, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ कैश के बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिविडेंड डिसीजन। जब भी कंपनी डिविडेंड, देखो डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है, जब कंपनी ने जो शेयर इशू कर रखे हैं उसमें शेयर होल्डर्स को हमारे पार्ट ऑफ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड जो होता है, डिसीजन लेने से पहले कंपनी को देखना होता है कि उसके पास वो अवेलेबल कैश है या नहीं है, क्योंकि जितना भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो पैसा कंपनी को इंडिविजुअली सेपरेट बैंक अकाउंट में पहले ही रखना पड़ता है। मतलब ये, अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आपको पहले ही फंड्स तैयार करके रखने होंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बता देती है आपके अवेलेबिलिटी ऑफ फंड के बारे में, आपके पास सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में। अकॉर्डिंगली आप इजीली डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि इंपॉर्टेंस क्या है। आपको डिफरेंट एक्टिविटीज से पता लग जाता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो का, आपको प्लानिंग में हेल्प मिल जाती है, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन का पता लग जाता है और मेंटेन भी हो जाती है मैनेजमेंट के डिसीजन में। एंड डिविडेंड डिक्लेयर और डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन को लेने के लिए भी ये स्टेटमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अब देखो इसके बेनिफिट्स है तो कोई ना कोई लिमिटेशंस भी होंगे, तो लिमिटेशंस क्या है। फर्स्ट थिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ हिस्टोरिकल, जो कि हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी लिमिटेशन है कि ये क्या होती है, हिस्टोरिकल। जो बात हो गई उसको आप बाद में रिकॉर्ड करके बता रहे हो, तो इस चीज़ से हमारे को इतना ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बाद में बता रहे हो, आप पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो यही प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन। कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसी भी होती है जो रिलेटेड टू कैश नहीं होती, नॉट रिलेटेड टू कैश होती है। जैसे आपने शेयर इशू करे और बिल्डिंग खरीद ली, तो यहाँ पे आपके पास एसेट्स आई, आपकी कैपिटल रेज हो गई, बट कैश का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, नीदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये रिकॉर्ड ही नहीं की जाएगी। बट ऐसा तो नहीं है ना कि ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल जिसे क्या कहना चाहिए, यूजलेस है और आप इसे रिकॉर्ड नहीं करो। जैसे आपने बोनस शेयर इशू करे, कंपनी अगर बोनस शेयर इशू कर रही है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए बट इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि वो कैश ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है नॉट सब्स्टिट्यूट बैलेंस शीट, और इसी के साथ हम एक और पॉइंट भी पढ़ सकते हैं, नॉट सब्स्टिट्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
देखो ये इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट का ना सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये साथ साथ चलता है, तो आप इसी को सारी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, आपको इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्यों नहीं है? देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बताती है पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बता देता है किसके बारे में, आपकी प्रॉफिट और लॉसेस, आप कितना कमा रहे हो, कितने फायदे में हो, कितने नुकसान में हो। ठीक है, जबकि जो आपके ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सिर्फ अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये सिर्फ एक बैलेंस शीट का पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आता है उसमें जो कैश है उसी का पार्ट है, तो एक छोटा सा पार्ट ही है बट उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, आपकी लिक्विडिटी को असेस करने में, मतलब आप कितनी ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी है आपकी या आपकी कितनी कम पेइंग कैपेसिटी है, उस चीज़ को बताने में भी ये हेल्प करता है। लिक्विडिटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट अलोन। ये इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये अकेला नहीं होता, इसके लिए मतलब सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के आपको लिक्विडिटी के बारे में पता नहीं चलेगा, आपको उसके लिए अदर स्टेटमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है लिक्विडिटी को चेक करने के लिए। तो ये क्या कहना चाहिए, अपने आप में स्टेटमेंट नहीं है, क्या नहीं है, अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, आपको प्रॉपर नहीं बताती। एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्यूरेसी इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन एक्यूरेसी ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कुछ मैनिपुलेशन हो गया, आपके अकाउंटेंट ने उसी में मैनिपुलेशन कर दिया, किसमें, आपकी स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मैनिपुलेशन कर दिया तो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप मैनिपुलेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली रिले करती है, डिपेंड होती है किसके ऊपर, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पोजिशन स्टेटमेंट के ऊपर रिले करती है। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी, आप इसकी एक्यूरेसी पे उतना ही जा सकते हो जितना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिक्स। ओके, यहाँ पर हमने समझ लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट बनानी होती है, मतलब एक स्टेटमेंट में आपको बस 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग। फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लिया, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पे लगाएंगे और नेट डिफरेंसेस कितने आएंगे। हमने लिमिटेशंस और इम्पॉर्टेंस देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 तीनों एक्टिविटीज़ को डिटेल में समझेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और आपके लिए रिमेनिंग वीडियोज़ भी कॉन्टिन्यूसली आती रहेंगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।